हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, आपकी जो पर्सनालिटी मेजरमेंट के जो क्लासेस चल रही थी उसमें जो व्यक्तित्व का मापन है, ठीक है, वो मापन और उसके बारे में कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, उनके बारे में जो पिछला वीडियो आया था वो एक कहते हैं ना कि एक सतही सी बात उनके बारे में उसमें हुई थी। कौन कौन सी विधियां, क्योंकि सबसे पहले अगर एग्जाम में व्यक्तित्व के मापन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चनिंग होती है तो सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है और प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इस बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए, तब आप आज वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो आत्मनिष्ठ जो भी विधियां थी उनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो में डाल दिया था, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और फिर बात आती है वस्तुनिष्ठ विधियों की, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियों में भी जो विधियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो मनोविज्ञान की विधियों का जहां पर क्लासेस हुई थी वहां पर इनके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा हुई थी। और जो विधियां रह गई हैं, यानी कि जो जिनके बारे में बात नहीं हुई है, उनके बारे में अगर विस्तार से बात होगी तो कहां पर बात होगी, रिसर्च वाले पोर्शन में होगी बात, जहां पर हम रिसर्च की बात करेंगे। क्योंकि जब मापन की बात आती है कि व्यक्तित्व के मापन की विधियों की बात आती है तो वहां पर आत्मनिष्ठ विधियों, वस्तुनिष्ठ विधियों से बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चनिंग नहीं होती है, एक सतही बात पूछी जाती है। तो आपका ये जानना जरूरी है कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि में आती है और कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि में आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रक्षेपी विधियों का क्वेश्चन तो होता ही होता है कि कौन सी प्रक्षेपी विधि है, यानी कि इस विधि को किस विधि परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, किस विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती ही होती है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना जरूरी है कि आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी है, वस्तुनिष्ठ कौन सी और प्रक्षेपी कौन सी है, ठीक है। वो सब क्लियर हो चुका है। तो अब हम वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में हम बात करेंगे सबसे पहले तीन तरीके की विधियों की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें रेटिंग स्केल की बात की थी, क्वेश्चनर की बात की थी और सिचुएशनल टेस्ट की या मेथड की बात की थी, यानी कि परिस्थिति जन्य जो परीक्षण होते हैं। लेकिन उनमें जो क्वेश्चनर मेथड है उन पर पहले ही बात हो चुकी है, उसको रिपीट नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसकी, वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कौन सी विधि की बात करेंगे, अब इसमें हम बात करेंगे रेटिंग स्केल की, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हम आगे के वीडियो में रेटिंग स्केल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और वो भी रेटिंग स्केल के बारे में, या फिर कह लीजिए कि निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा आप रेटिंग स्केल का नाम कहां पर सुनेंगे, रिसर्च जब आपको पढ़ाया जाएगा तो रिसर्च में इसका जो एक कहते हैं ना कि बहुत डीप स्टडी, यानी कि पूरा गहन अध्ययन, ठीक है, इसके बारे में पूरी क्योंकि क्वेश्चनिंग होती है। और लेकिन जब मनोविज्ञान की बात करती हो, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के मापन की बात करते हैं, तो रेटिंग स्केल में एक सतही बात जितना आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, उतना बात आज हम करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि रेटिंग स्केल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। रेटिंग स्केल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था, फेक्नर ने किया था, ठीक है। और कहां पर किया था, तो हम बात करेंगे मनोभौतिकी के क्षेत्र में, मनोभौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। जो निर्धारण मापनी है या रेटिंग स्केल है, जब उससे व्यक्तित्व
का मापन किया जाएगा तो बस सॉरी व्यक्तित्व मापन की ये एक वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है और इसका रेटिंग स्केल का सबसे पहला प्रयोग फेकनर ने किया था और किस क्षेत्र में, मनोभौतिकी के क्षेत्र में किया था। ठीक, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके निकल कर आ गए, 3 निकल कर आ गए। सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ विधि है, फिर फेकनर, और तीसरा ये क्वेश्चनिंग भी होती है कि किस क्षेत्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो मनोभौतिकी के क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अब बात करेंगे कि पहली जो निर्धारण मापनी बनी, ठीक है, इन्होंने बना दिया, लेकिन इसका प्रकाशन, प्रथम रेटिंग स्केल का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, पहले रेटिंग स्केल का प्रकाशन कराया गया था किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गाल्टन के द्वारा किया गया था। ये नाम भी आप याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। और वो कौन सी थी? 1883 में मानसिक बिंब सृष्टि, यानी कि स्केल ऑफ मेंटल इमेजरी, मेंटल इमेजरी, ठीक है। इसका प्रकाशन सबसे पहली जो रेटिंग स्केल कह लीजिए कि प्रकाशित हुई थी या पब्लिश हुई थी, तो पब्लिकेशन का काम किसने कराया था? गाल्टन ने कराया था। और स्केल ऑफ द मेंटल इमेजरी इसका नाम था 1883 में। ठीक है, यहां से क्वेश्चनिंग किस तरीके से होगी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि रेटिंग स्केल होती क्या है। ठीक है, रेटिंग स्केल होती है कि कुछ बिंदु निर्धारित किए जाते हैं किसके लिए? व्यक्तित्व को नापने के लिए, और उनसे संबंधित, उन बिंदुओं से संबंधित जो भी परिणाम होते हैं, यानी कि कुछ गुणों के आधार पर कुछ बिंदु निर्धारित किए गए। यानी आपने सुना होगा कि कुछ 5 स्केल मापनी होती है, ठीक है, 7 स्केल मापनी, 6 स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक गुण के कुछ बिंदु निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं बिंदुओं का मापन करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि स्केल मापनी या रेटिंग स्केल का कोई भी 5 स्केल ही ले लिया, 5 बिंदु मापनी ही ले ली, ठीक है, किसी एक गुण को लेकर। और क्या किया जाता है? मान लीजिए विद्यार्थी का मापन करना है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मापन करना है, तो जो लोग विद्यार्थी से संबंधित होंगे, हम डायरेक्ट विद्यार्थी, मान लीजिए कि एक गुण हमने ले लिया, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि एक गुण हमने बच्चे का ले लिया, ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी को लेकर हमने स्केल डेवलप की और उसमें 5 बिंदु रख दिए, और वो स्केल हम किसको देंगे? जो बच्चे से संबंधित होगा। यानी डायरेक्ट बच्चे को वो स्केल नहीं देंगे भरने के लिए, उसमें जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे उनको भरने के लिए नहीं देंगे। वो किसको देंगे? उसके मित्र जो होंगे, उसका जैसे कक्षा अध्यापक या अन्य जो अध्यापक हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, उनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, उनको देंगे और उनसे क्वेश्चनर भरवाएंगे। उनके आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण, इस गुण का निर्धारण करेंगे कि उसमें ईमानदारी का गुण किस मात्रा में और कितना पाया जाता है। ठीक है, अगर विश्वसनीयता और वैधता की बात करें तो रेटिंग स्केल विश्वसनीय और वैध होती है। ठीक है, और इसका मोस्टली प्रयोग बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक तो साइकोलॉजी में, दूसरा क्या कहते हैं आपका सोशियोलॉजी में, ठीक है, इनमें, और गाइडेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब व्यक्तियों को दे देते हैं और फिर क्या करते हैं कि जो भी डेटा कलेक्शन होता है फिर उनका क्या करते हैं, उनके गुणों का मापन करते हैं। अब गुणों का मापन कैसे करते हैं? गुणों का मापन करने के लिए एक तो ये जो रेटिंग स्केल होती है कई तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, जिस भी तरीके की रेटिंग स्केल होगी, जैसे कि चेकलिस्ट होती है, आपका न्यूमेरिकल रेटिंग होती है, यानी आंकिक निर्धारण मापनी, जिसका परिणाम किसके आधार पर निकलेगा? अंकों के आधार पर निकलेगा। ठीक है, फिर ग्राफिक निर्धारण मापनी, ग्राफ के आधार पर, क्रमिक निर्धारण मापनी यानी रैंकिंग के आधार पर उसमें होता है, और स्थिति यानी पोजिशनल, यानी किस स्थिति में है स्टूडेंट, यानी कि स्थिति पता करनी होती है, और लास्ट में बाह्य चयन निर्धारण मापनी। ठीक है, तो
इन सभी जिस भी तरीके की यानी कि जिस भी टाइप की आप रेटिंग स्केल का निर्माण करेंगे उस आधार पर आप क्या करेंगे, परिणामों की व्याख्या करेंगे और पता लगाएंगे कि उस बच्चे का व्यक्तित्व किस तरीके का है। ठीक है, बस एक चीज आपको याद रखनी है, रेटिंग स्केल किसमें, वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है। इसका सर्वप्रथम किसने रेटिंग स्केल बनाया, किसने प्रकाशन किया। ठीक है, और अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में रेटिंग स्केल से संबंधित इतनी ही जानकारी आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इससे ज्यादा एग्जाम में मनोविज्ञान के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और इसी में क्वेश्चनर की दूसरा बात की थी मैंने, और तीसरा था सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट मतलब कि परिस्थिति परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण। ठीक है, परिस्थिति परीक्षण में भी आपके कई सारे ऐसे परीक्षण हैं जो कि आपके रिसर्च में जिनका बकायदा पूरे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चनिंग अच्छी खासी होती है, तो फिर हम वहीं पर इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रिसर्च के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनर भी हम आपको बता चुके हैं, और सिचुएशनल में एक आपका जो पॉइंट है जो है शारीरिक परीक्षण। ठीक है, इसमें सोशियोमेट्रिक भी है। ठीक है, उसके बारे में, सबके बारे में हम रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी, अगर आप मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उसका क्या होगा, संदर्भ दूसरा होगा, तात्पर्य दूसरा होगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर तो केवल और केवल यही पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होती है, इसलिए हम वहां पर क्लियर करेंगे। और परिस्थिति परीक्षण में एक ये वाला जो शारीरिक परीक्षण बचता है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस तरीके का आता ही आता है। शारीरिक परीक्षण यानी कि व्यक्तित्व का परीक्षण जब किसकी सहायता से किया जाता है, यंत्रों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से। ठीक है, यंत्रों की सहायता से हम शरीर का परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर निर्धारण करेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्लैंथी सोमोग्राफ। प्लैंथी सोमोग्राफ। ठीक है, सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। थर्ड नंबर पर स्फिग्मोग्राफ। फोर्थ लास्ट नंबर है साइकोगैल्वोमीटर। नीचे लिख रहे हैं मीटर।
इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, चूंकि ये पर्सनालिटी से संबंधित है और पर्सनालिटी के टॉपिक में ही है रिलेटेड, इसलिए आपको यहाँ पर ये नाम बता दिए। अब सबसे पहले एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछा गया प्लैंथी सोमोग्राफ का संबंध किससे है, ठीक है, ये एक तरीके के यंत्र हैं, ठीक है, किसके नाम है, ये यंत्र है। प्लैंथी सोमोग्राफ का संबंध सीधा सीधा किससे होता है, इस यंत्र की सहायता से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है, रक्तचाप को नापा जाता है कि आखिर व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किस तरीके का है। तो ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र को प्लैंथी सोमोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बहुत आजकल बार बार आ रहा है सामने, नाम सुनने को मिल रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इसमें हार्ट बीट जो हमारी टेस्ट की जाती है, यानी कि हृदय की गति की जांच की जाती है, ठीक है। फिर तीसरा जो आपका इसमें स्फिग्मोग्राफ, इसमें जो आपकी नाड़ी होती है, यानी कि नाड़ी की जो गति का पता लगाया जाता है कि ये 1 सेकंड में कितनी गति है इसकी, 1 मिनट में कितनी गति है, तो इस तरीके से नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है, ठीक है, नाड़ी की गति का पता। और लास्ट में साइको गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसके माध्यम से ये जो यंत्र होता है ये हमारे स्किन का, यानी कि हमारी त्वचा पर किसी भी चीज के छूने से, किसी भी चीज की अनुक्रिया होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मान लीजिए ठंडा पानी पड़ गया तो हमारी स्किन ने क्या रिएक्ट किया, या फिर हम गर्म कुछ आग जलता हुआ कुछ छू लिया, इस तरीके का जो नापने का जो यंत्र है वो इससे संबंधित है। और साथ में हमारे इमोशंस, ठीक है, जैसे ठंडा पानी पड़ा और साथ में हमारे इमोशंस क्या तेज हुए, यानी कि जैसे सर्दियों में ठंडा पानी पड़ेगा तो हमारे जो रिएक्शन है वो दूसरा होगा, लेकिन गर्मियों में जब ठंडा पानी पड़ेगा तो उसका रिएक्शन दूसरा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे संवेगों में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पता लगाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, एनटीए नेट में तो पूछा ही जाता है इस तरीके का एक क्वेश्चन, इसलिए जहां भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन मिलते हैं उनके बारे में बात हो जाती है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा अगले जो वीडियो में बात होगी वो होगी प्रक्षेपी विधियों के बारे में, और विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पर्सनालिटी में आपका इसके बाद बचेगा तो एक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बचेगा, और साथ में एक पॉइंट आपका जब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ाई गई तो उस समय सिगमंड फ्रायड ने कुछ रक्षा युक्तियां बताई थी, रक्षात्मक युक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं और एनटीए नेट के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रक्षात्मक युक्तियों के इधर उधर से कहते हैं ना तोड़ मरोड़ का क्वेश्चन बना देते हैं, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तभी पर्सनालिटी का टॉपिक हमारा पूरा होगा, तभी हम उसका द एंड करेंगे, ताकि आप पर्सनालिटी की पूरी सीरीज एक बार पढ़ लें और आपका पूरा का पूरा कहते हैं ना कि चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आगे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक मिल जाए। और इसी तरह कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आप लोगों को एक बार जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।